इवनिंग गाइस, दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो इन सीपेज एनालिसिस और आज हम पढ़ने वाले हैं 2D सीपेज। इससे पहले हमने सीपेज एनालिसिस का इंट्रो पढ़ा था, क्विकसैंड कंडीशन पढ़ा था और अपवर्ड डाउनवर्ड सीपेज पढ़ा था और ये सब हमने अभी तक पढ़ा था। आज हम 2D सीपेज पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हम तो पिछले वीडियोस में हमने जैसा कि पढ़ा कि अपवर्ड सीपेज होती है या डाउनवर्ड सीपेज होती है, बट एक्चुअली हैं तो ये वन डायमेंशनल सीपेज। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में तो पानी ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, दाएं भी जाएगा, बाएं भी जाएगा, या 3D फ्लो भी हो सकता है। 3D फ्लो भी पॉसिबल है। पर 3D फ्लो पढ़ने से पहले हमारा 2D सीपेज जाना ज़रूरी है, क्योंकि 2D इज़ मोर क्लोज टू द रियलिटी। सीपेज असल में थ्रू द सॉइल जन कैसे होता है, तो वो उसके लिए, उसको जानने के लिए 2D सीपेज का जाना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि टिल नाउ वी स्टडीड सीपेज ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट वाज अपवर्ड सीपेज एंड डाउनवर्ड सीपेज। और फिर हमने देखा था कि इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या उसका इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। सो सो बट प्रैक्टिकली डैट डजंट हैपन। वो तो हमारी स्टडीज़ को सिंपलर बनाने के लिए, ताकि हम सिंपलीफाई कर सकें। बट प्रैक्टिकली 2D सीपेज या 3D सीपेज होता है। So from Darcy's equation we have Q is equals to KIA, where K is coefficient of permeability, I is this hydraulic gradient, uh, uh, and A is the area. Now velocity can be found out by dividing Q, discharge by area, which is Ki. Now for 2D flow there will be two velocities, two seepage velocities, which can be derived from this first equation, which can be Vx is equals to, from that first equation, k into I, we can use kx into ix for x direction, and for Vy we'll use ky Iy for y direction, as you can see. Now Ix can be written as h by L. H is the head difference and L is the seepage path, you can say. So this gradient can be written as in differential form as del h by del x, as I have written it here. उसी तरह Vy velocity in seepage velocity in y direction can be written as ky del h by del y. ये दोनों ही velocities डार्सी के ही फॉर्मूला से, जो कि हम निकालते हैं डिस्चार्ज को एरिया से डिवाइड करके, V इक्वल्स टू क्यू बाई ए इक्वल्स टू के आई, उससे निकले हैं। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई की जा सकती है सीपेज फ्लो के लिए 2D में। वो इस तरह क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब ये है कि जो मास है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। पानी तो कहीं जाता नहीं है, कहीं डिस्ट्रॉय नहीं है, आता है और निकल जाता है या वहीं रहता है, तो कहीं भी उसका लॉस नहीं होता है। तो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन वहाँ लगा सकते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की जो कह सकते हो आप एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है कि डेल वी एक्स बाय डेल एक्स, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का डिफरेंशियल, प्लस डेल वी वाई बाय डेल वाई, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का डिफरेंशियल, इनका समेशन ज़ीरो होता है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशंस की एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो क्योंकि वी एक्स कुछ नहीं है बल्कि वी एक्स हमारा सिंपली है के एक्स डेल एच बाय डेल एक्स। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि के एक्स तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी तो कांस्टेंट होगी, तो जब आप डेल बाय डेल एक्स डेल एच बाय डेल एक्स पे लगाएंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगी डेल स्क्वायर एच बाय डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में डेल स्क्वायर एच बाय डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये इक्वल टू ज़ीरो फ्रॉम दिस इक्वेशन। लेट अस से दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ इन आइसोट्रॉपिक मीडियम, जो कि एजम्पशन रहती है जनरली काफ़ी जगह सॉइल मैकेनिक्स में, आइसोट्रॉपिक मीडियम मीन्स कि डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यानी कि के को एक्स और वाई डायरेक्शन में सेम ले लेंगे, तो हमारा जो के एक्स और के वाई होगा वो बराबर होगा, और ये कांस्टेंट है। अब इसी इक्वेशन में जब हमने के को बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचा डेल स्क्वायर एच बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच बाय डेल वाई स्क्वायर।
तो अब ये क्वांटिटी तो ज़ीरो होती नहीं है, ये बेशक परमिबिलिटी कम होगी, 10⁻⁻⁴ होगी, -6 होगी, -8 होगी, बट यू कांट टेक इट एज ज़ीरो। तो ये अगर ज़ीरो नहीं है तो इस इक्वेशन को ज़ीरो होने के लिए ये जो पैरामीटर है ∇2h/∇x² प्लस ∇2h/∇y², इसका ज़ीरो होना ज़रूरी है। ये इक्वेशन अब दरअसल फॉलो कर रही है लैपलेस इक्वेशन को, और अगर आप लैपलेस इक्वेशन को सॉल्व करें तो बेसिकली ये आपको एक कर्व देता है। किसी भी लैपलेस इक्वेशन को जनरली आप सॉल्व करें तो वो एक कर्व देता है, y इक्वल्स टू समथिंग। वो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली हुई है डेट y इक्वल्स टू ax(n+c), बट जनरली अगर जनरली कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो ज़रूरी नहीं वो इसी फॉर्मेट में, वो लीनियर भी हो सकती है, वो पैराबोलिक भी हो सकती है, वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकती है। ये खैर मैथमेटिकल वो है, इसका इंटरप्रिटेशन है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो जनरली इंजीनियर्स को होता है फर्स्ट सेमेस्टर में ही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, तो वो सॉल्व करते हैं। तो इस ऐसी इक्वेशंस को जनरली सॉल्व करके y इक्वल्स टू समथिंग इक्वेशन बन जाती है। वी इंजीनियर्स नो दिस, फर्स्ट सेम में मैथमेटिक्स में ये सब होता है। y इक्वल्स टू सम काइंड ऑफ इक्वेशन बन जाती है, तो वो कभी कभार लीनियर होती है, कभी कभार पैराबोलिक होती है, पर कभी कभार एक्सपोनेंशियल होती है। बट इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, जो कब हमें मिलता है इस लैपलेस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें बेसिकली दो पेयर ऑफ कर्व्स मिलते हैं, मतलब कि दो इक्वेशंस मिलती हैं जो कि ऑर्थोगोनल होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं टू ईच अदर। यही दो कर्व्स दरअसल कहलाते हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस और फ्लो लाइंस। तो जनरली आप लोगों को बताया जाता है कि सीपेज में दो लाइंस होते हैं, वो कहाँ से आते हैं ये नहीं बताया जाता। तो ये कहीं से नहीं, बल्कि लैपलेस इक्वेशन को ही सॉल्व करके दो कर्व्स मिलते हैं जो कि इक्विपोटेंशियल लाइंस और फ्लो लाइंस बनती हैं। इक्विपोटेंशियल को जनरली बुक्स फाई से रिप्रेजेंट करती हैं और फ्लो लाइंस को साई से। तो ये परपेंडिकुलर होती है म्यूचुअली। यहाँ पे मैंने ये बिल्कुल वो बनाई है, आई मीन स्ट्रेट बनाई है, बट दे कैन बी कर्व्ड ऑल्सो। और बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे वो मीट करें वहाँ पे वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है, एट दिस पॉइंट दे आर मीटिंग एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट। ओके, first thing is that equipotential lines and flow lines are orthogonal, that is perpendicular to each other, 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। दूसरा, फ्लो लाइंस जो हैं, जो कि मैंने यहाँ बनाई हुई हैं रेड कलर से डिपिक्ट की हुई हैं, और इक्विपोटेंशियल मैंने ब्लू से डिपिक्ट की हुई हैं। तो फ्लो लाइंस की क्या प्रॉपर्टी है भाई साहब? फ्लो लाइंस की प्रॉपर्टी ये है कि ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट। सीपेज का डायरेक्शन या पानी का डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये इंडिकेट करते हैं फ्लो लाइंस, ये रेड कलर लाइंस। इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दे रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑफ इक्वल हेड। सो ये जो रेड मैंने बनाया हुआ है, रेड लाइंस, हर एक पॉइंट इस पे रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल हेड इक्विपोटेंशियल लाइंस पे। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो कहता है कि फ्लो फील्ड्स आर अप्रॉक्स स्क्वायर्स फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल एंड अप्रॉक्स रेक्टेंगुलर फॉर एन आइसोट्रॉपिक सॉइल। ये ज़्यादा डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये हम याद कर सकते हैं बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेई में या ए स्टेट ए में भी। सिमिलरली यहाँ पे इसने लिखा है कि दैट स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर में भी लीनियर और कर्वी लीनियर। जैसे कि मैंने बोला कि लीनियर हो ज़रूरी नहीं है, कर्वी लीनियर भी हो सकते हैं, बट दे मस्ट मीट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ द हेड लॉस थ्रू ईच फ्लो फील्ड क्या होता है ये मैं बाद में बताऊँगा, इज इक्वल। हेड लॉस हर फ्लो फील्ड में इक्वल रहता है, उसको पोटेंशियल ड्रॉप कहा जाता है या ड्रॉप कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताई है कि इक्विपोटेंशियल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो जैसे कि मान लीजिए जो आपका सॉइल लेयर है और उसके नीचे मान लीजिए कोई पॉइंट है जो जिसका हेड मान लीजिए 110 मीटर है, तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन एक इक्विपोटेंशियल लाइन मानी जाएगी। उसी तरह और नीचे जाएंगे तो हेड मान लीजिए 105 है, तो इन तीनों पॉइंट्स का हेड सेम है, तो इन तीनों लाइंस को पास करने वाली लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगी। अब यहाँ पर जो सातवां पॉइंट है हमारा, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि इक्विपोटेंशियल लाइन पे हर पॉइंट का हेड एक ही होगा। अगर 55 है यहाँ पर, तो इधर इस पॉइंट पे भी 55 ही होगा।
अब सातवां पॉइंट है कि दो इक्विपोटेंशियल लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो दो इक्विपोटेंशियल लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर आप देखें ग्राफ में, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है जो 100 मीटर्स मान लीजिए हेड को रिप्रेजेंट करती है, और ये दूसरी है जो नीचे जा रही है, ये 105 मीटर को रिप्रेजेंट करती है। जिस पॉइंट पे तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब ये वो पॉइंट 100 भी डिपिक्ट कर रहा है और 105 भी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक वाटर मॉलिक्यूल 100 भी कैसे कर सकता है हेड, और 105 भी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दो इक्विपोटेंशियल लाइंस कभी क्रॉस नहीं कर सकती एक दूसरे को। उसी तरह दो फ्लो लाइंस भी कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि जो टेंजेंट है फ्लो लाइंस का, वो डिपिक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूलर का डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो एक ही इंस्टेंट पे वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो दो डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? या तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा या तो वाई डायरेक्शन में जा रहा होगा। वो एक एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैसे वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकता है? तो नहीं, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लो लाइंस इज नोन एज फ्लो चैनल। तो दो एडजेसेंट फ्लो लाइंस को, जिसमें मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे ये दो रेड लाइंस मैंने बनाई हुई थी, तो दो एडजेसेंट लाइंस, दो साथ वाली फ्लो लाइंस बेसिकली आपकी रिप्रेजेंट करती हैं फ्लो चैनल्स। तो फ्लो चैनल 1 यहाँ पर दो फ्लो लाइंस के बीच में, और ये फ्लो चैनल 2। जो 10वां पॉइंट है वो ये कहता है कि द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लो लाइंस एंड टू एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइन इज नोन एज फ्लो फील्ड। तो ये जो स्क्वायर काइंड ऑफ शेप बनती है दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में और दो फ्लो लाइंस के बीच में, उसे फ्लो फील्ड कहा जाता है। जो 11वां पॉइंट है वो ये कहता है कि द फ्लो थ्रू एनी फ्लो चैनल यानी कि दो फ्लो लाइंस के बीच का पाथ सेम है, वो सेम डिस्चार्ज फ्लो करता है वहाँ से। यानी कि Q1 अगर फ्लो चैनल 1 से फ्लो कर रहा है और Q2 अगर फ्लो चैनल 2 से फ्लो कर रहा है, तो Q1 और Q2 बराबर होंगे, और उसे हम डेल्टा Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल फ्लो, हालांकि इन सारे Q1 Q2 और मान लीजिए तीसरा फ्लो चैनल होता तो उनका समेशन होगा। तो मान लीजिए अगर हमारे n नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स हैं, तो कितना टोटल फ्लो होगा? n इंटू Q या डेल्टा Q, जो मैंने यहाँ बताया कि इंडिविजुअल डेल्टा Q है। तो उसी NF को बोला जाता है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। अब आती है बारी इक्विपोटेंशियल लाइंस की, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप की, आई मीन पोटेंशियल ड्रॉप की। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई हुई है। यहाँ पे अगेन रेड लाइंस तुम्हारी इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, और तुम्हारी ब्लैक लाइंस फ्लो लाइंस है। तो ये जो मैंने ग्रीनिश कलर, मान लीजिए लाइट ग्रीनिश कलर से डिपिक्ट किया है, ये फ्लो चैनल है। तो यहाँ पर जो टोटल हेड है वो हमें इसमें पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ़ फ्लो चैनल्स कितने हैं। यस, तो नंबर ऑफ़ फ्लो चैनल्स तो जी पहले दो हम देख सकते हैं कि ये एक फ्लो लाइन है, 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 ये एक फ्लो, इन सब के बीच में ये एक फ्लो चैनल 1 है, ये फ्लो चैनल 2 है, ये फ्लो चैनल 3 है, ये फ्लो चैनल 4 है। सो नंबर ऑफ़ फ्लो चैनल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे तो हमारी फिगर है, दे आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला NF इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ फ्लो लाइन्स माइनस 1। नंबर ऑफ़ फ्लो लाइन्स अगर आप कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो ये नंबर ऑफ़ फ्लो लाइन 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ़ फ्लो लाइन्स है, माइनस 1 4, फॉर्मूला से भी 4 आ गया। और ऐसे भी हमने कैलकुलेट किया था, ये फ्लो चैनल 1 था, ये फ्लो चैनल 2 था, ये फ्लो चैनल 3 था, ये फ्लो चैनल 4 था। तो नंबर ऑफ़ पोटेंशियल ड्रॉप हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप को ND से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसे कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस माइनस 1। यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस कितनी है हमारी? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन 5 है, और माइनस 1 हमने किया, तो नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप 4 आ गए। वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे हम्प से बनाए हुए हैं, ये पहला ड्रॉप, ये दूसरा ड्रॉप, ये तीसरा ड्रॉप, ये चौथा ड्रॉप। तो फिगर से भी हमें 4 ड्रॉप्स दिख रहे हैं, और फॉर्मूला से भी हमें 4 ड्रॉप्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 ड्रॉप्स। अब हेड ड्रॉप अक्रॉस एनी टू एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइन इज सेम and is equal to delta H is equals to H, that is total head available, by ND, number of equipotential
ड्रॉप्स। तो हम चेक कर सकते हैं इसी फिगर्स के थ्रू भी ये डेल्टा एच यहाँ पे मैंने किया हुआ है। टोटल हेड तो 12 हैं, 16 माइनस 4। तो हमारा जो हेड ड्रॉप होगा, इंडिविजुअल हेड ड्रॉप, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एच टोटल हेड बाय हमारा एन डी, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स। तो एच तो 12 हैं और एन डी हमने फॉर्मूला से भी कैलकुलेट किया, फिगर से भी, वो 4 है, तो ये 3। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं ये 16 हैं और ये 12 होगा। यहाँ पे मैंने 13 होगा, यहाँ मैंने बनाया है 16 है यहाँ पे, और फिर 3 का ड्रॉप हुआ 13, फिर 3 का ड्रॉप हुआ 10, फिर 3 का ड्रॉप हुआ 7, फिर 3 का ड्रॉप हुआ 4। अब सीपेज फ्रॉम फ्लोनेट, बेसिकली यहाँ पे हम 2D से 3D में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा एक फ्लो फील्ड है, ये एरिया मान लीजिए, इसकी ये वाली साइड B रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली साइड A रिप्रेजेंट कर रही है, और डेल्टा Q का इस फ्लो फील्ड के थ्रू डिस्चार्ज निकल रहा है। डेल्टा H यहाँ पे मैंने हेड डिफरेंस मान लिया है। मान लीजिए ये 12 होगा और मान लीजिए 14 होगा, 10 होगा, क्योंकि अगर लेफ़्ट से राइट जा रहा है तो मतलब कि हेड यहाँ लेफ़्ट में ज़्यादा है और राइट में कम है। तो अब इसको अगर हम 3D में रिप्रेजेंट कर लें, मान लीजिए 1 मीटर की हमने लेयर ले ली सॉइल की, तो डार्सी के इक्वेशन से डेल्टा Q इक्वल्स टू के आई ए, के और आई को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल्टा H बाय B, बिकॉज B लेंथ ऑफ पाथ ऑफ द सीपेज है, बिकॉज I होता क्या है? H बाय L होता है, और L वहाँ पे पाथ ऑफ सीपेज ही होता है। तो डेल्टा H हेड डिफरेंस बाय L, यानी यहाँ पे वो B है। एरिया हमारा ये वाला कंसिडर किया है हमने, दिस वन, तो वो हो जाएगा आपका A इंटू 1। सो इससे हमारा डेल्टा Q आ जाएगा K डेल्टा H बाई B इंटू A। डेल्टा Q को अब हम लिख सकते हैं, डेल्टा H हमें पिछले वाले फॉर्मूला से अवेलेबल है, ये यहाँ पर ये जो इक्वेशन है जो कि H बाई एन डी है। तो डेल्टा H की जगह हमने H बाई एन डी लिख दिया, A बाई B साइड पर रख दिया। अब ये बता रहा है एक फ्लो फील्ड से, तो NF फ्लो फील्ड से कितने निकलेगी? टोटल फ्लो बता देगा वो, यानी कि टोटल फ्लो मान लीजिए क्यों रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे, तो क्यों कैसे निकलेगा? इंडिविजुअल फ्लो फील्ड इनटू NF, टोटल नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, यस। तो क्यों इक्वल्स टू NF डेल्टा क्यू, और इसमें हम डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा क्यू टोटल फ्लो इज KH NF बाय ND इंटू A बाई B। अब हम जनरली A बाई B को 1 रखते हैं ताकि ये स्क्वायर शेप बनाए। A बाई B की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, बट जनरली 2D में A बाई B को 1 रखा जाता है, और फॉर्मूला बनता है Q इक्वल्स टू KH NF बाई ND, यानी टोटल सीपेज फ्लो। इसकी जो यूनिट्स हैं वो है मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। पर मीटर कहाँ से आता है? क्योंकि हम यहाँ पे 1 मीटर की लेंथ लेते हैं सॉइल की, सो पर मीटर लेंथ ऑफ दिस सॉइल, इसमें जो डिस्चार्ज होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो मैंने लिया हुआ है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द फ्लो नेट अराउंड द शीट पाइल वॉल इज शोन इन द स्केच। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल आर परमेबिलिटी कोफिशिएंट दी हुई है 0.09 मीटर पर डे। आइसोट्रॉपिक है तो KX इक्वल्स टू KY होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.70 दी हुई है। वॉइड रेशियो दिया हुआ है आपको। शीट पाइल वॉल एंड द बॉटम ऑफ द सॉइल आर इम्परमेएबल। अगर आप मेरा सेकंड लेक्चर देखा हो आपने, तो मैंने वहाँ पे शीट पाइल वॉल का रोल बताया था कि कैसे ये सीपेज के फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ही रखा जाती है ये इम्परमेएबल लेयर। सो अब यहाँ पे गिवन, इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या 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 है? हमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दिया हुआ है, G दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो दिया हुआ है। हेड हम इस फिगर से देख सकते हैं, ये एक लेवल है वाटर का और ये है 10 माइनस 1.5 हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इन दो वाटर लेवल डिफरेंस को हम 10 माइनस 1.5 मीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 8.5 मीटर्स आ जाएगा। अब टोटल फ्लो हमें निकालना है, तो KH NF बाई ND फॉर्मूला है हमारे पास।
के एच, अगर तो कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है वो बोलें ए बाई बी पैरामीटर भी देंगे वो, पर क्योंकि यहाँ पर आइसोट्रॉपिक दिया हुआ है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि हर डायरेक्शन, हर प्रॉपर्टी मान लीजिए कि सेम ही होगी, ए बी सब के ये सब सेम होगी। तो अब क्यू इक्वल्स टू हम लिखेंगे एन एफ। अब यहाँ पे एन एफ हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि हमें फिगर दी हुई है, तो हम फिगर, तो यहाँ पे हमें फिगर से निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ फ्लो चैनल और नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स। बट सर्टेन क्वेश्चंस में हमें एन एफ और एन डी फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा, डैट एन एफ इज़ नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स -1 एंड एन डी इज़ नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन्स -1। यहाँ पे लेकिन क्योंकि फिगर दी हुई है तो हमें कुछ ऐसे निकालना है, हम ऐसे निकालेंगे। ये हम सामने सामने देख रहे हैं, ये ऐसे जा रहा होगा पानी डैम का या जो भी ये रिजर्वायर है। ये पहला फ्लो चैनल, ये आपका दूसरा फ्लो चैनल, ये आपका तीसरा फ्लो चैनल, ये आपका चौथा फ्लो चैनल। तो एन एफ आपका हो गया 4। अब एन डी की पोटेंशियल ड्रॉप्स आप कुछ ऐसे निकालेंगे, ये पहला ड्रॉप, ये दूसरा ड्रॉप, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। सो 8 ड्रॉप्स हो गए। अच्छा, इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप्स की अच्छी बात क्या है, आप खाली इधर ही नहीं हर जगह निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। अच्छा, किसी को अगर डाउट हो रहा है कि आपने स्टार्ट यहाँ से किया है और आप एंड यहाँ पे कर रहे हो, तो पहला पोटेंशियल ड्रॉप तो यहीं से होगा ना। एक सर्टन लेवल, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 16 मीटर है, और मान लीजिए ये 2-2 मीटर का होता है ड्रॉप, 2 फॉर एग्जांपल 2 16 - 2 14 12 10 8 6 4। तो यहाँ पे ज़ीरो बन रहा है तो 16 नहीं, मान लीजिए आप 20 ले लीजिए, 20 18, यहाँ पर 16, यहाँ पर 14 12 10 8 6 4, मान लीजिए 4। तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट यहीं से नहीं होगा, इधर पहला ड्रॉप आएगा इस पॉइंट पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पॉइंट पे पहला ड्रॉप होने लगेगा। हेंस इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो। तो हर जहाँ पर भी आपको एक पोटेंशियल लाइंस दिखेंगी वहाँ पे आपका एन डी बराबर ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका एन डी 8 यहाँ पे बन गया, ऐसे आपको फिगर में देखना है। ये आपका 8 बन गया। के तो गिवन है 0.09 और एच भी हमने निकाला 8.5। तो जो सीपेज लॉस इन मीटर क्यूब पर डे पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल होगी वो आएगी हमारी बाय कैलकुलेशन 0.38 मीटर पर क्यूब। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ऑकरेंस ऑफ पाइपिंग फेलियर। इससे पहले मैंने आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ाया है, बट सीपेज में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ अलग निकालते हैं, कुछ अलग तरीके से निकालते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए एग्जिट ग्रेडियंट। अब एग्जिट ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है, बट ये जानना ज़रूरी है कि एग्जिट ग्रेडियंट क्रिटिकल ग्रेडियंट से कम होना चाहिए। ऐसा ही कुछ हमने पहले भी पढ़ा था क्विकसैंड कंडीशन में। तो मान लीजिए ये आपका एक फ्लो फील्ड है जिसकी ये डायमेंशन बी और बी हैं, और मान लीजिए पानी कुछ ये लास्ट वाला फ्लो फील्ड है जिसके बाद पानी बाहर निकलेगा। ये ऐसा कुछ पानी निकल रहा है और डेल्टा एच का इसका हेड डिफरेंस है। तो जो हमारा एग्जिट ग्रेडियंट है वो कैसे निकलता है, आई ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई बी एल। बी एल मीन्स लास्ट वाला जो फ्लो फील्ड है उसका बेस, उसका लेंथ तो ये वाला पैरामीटर है। ओके, सो डेल्टा एच का फॉर्मूला हमें पता है, एच बाई एन डी होता है। तो यहाँ पर एच हमारा निकला हुआ है 8.5 और एन डी डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड बाई 3, ये बन जाएगा सिंप्लीफाई होके। इसको कैलकुलेट हमने किया तो ये आया हमारा 0.35। और आईसी का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, जो पहले था वही है, विद वाइड रेशियो है तो G-1/1 + E। अगर पोरोसिटी दिया होता जो G-1 इंटू, अगर पोरोसिटी दिया होता तो G-1 इंटू 1 - n, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है, G गिवन है, E गिवन है, तो IC हमारा 0.92 है और IE हमारा 0.35 है।
तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि आई ई इज़ क्लियरली लेस देन आई सी, जो कि अच्छी बात है, यानी कि क्विक सैंड कंडीशन या बॉइलिंग या पाइपिंग नहीं होगी। तो अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कैसे निकालते हैं, आई सी डिवाइडेड बाई आई ई, सिमिलर टू जैसे कि हमने पिछली बार निकालते थे आई सी बाई आई। तो आई सी हमारा 0.92 है और ये 0.35 है, इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 2.6। Hence factor of safety आपकी 2.6 है. Hence option C is the correct answer and option B is the correct answer. Thank you for today.